बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जिंक और कैडमियम की जिंक की, मरकरी की, इनकी बहुत हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। सीरीज के लास्ट में होते हैं ना ये, इसीलिए तो ये इम्पोर्टेंट नोट लगा लीजिए कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक एंड cadmium and mercury is highest। कारण क्या होता है इसका? ए प्लस ग्रेड का है पॉइंट आपका, क्योंकि सभी की डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, इसीलिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो रीजन हो गया बिकॉज ऑफ fully filled D subshell। D subshell fulfilled होने के कारण ऐसा हो रहा है, that is due to n-1 D10 and NS2 configuration, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया कन्फिग्रेशन। NS में 2 इलेक्ट्रॉन है, n-1 के D में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए। ठीक है। देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तब क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ईच सीरीज along each series of transition elements ionization enthalpy increase due to an increase in effective due to an increase in nuclear charge, which accompanies the filling of d orbital। यानी जब जैसे जैसे डी ऑर्बिटल भरती है उसी तरह से न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, तो उसके कारण लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है। देन नेक्स्ट वन है इन ए गिवन सीरीज
the difference in the ionization enthalpies between two successive d block कोई भी टू हो सकते हैं, है ना, between any two successive d block elements is very much less than the difference in in case of successive S block elements or P block elements, यानी S ब्लॉक और P ब्लॉक में ज्यादा वेरिएशन होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी में, उतना वेरिएशन D ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं होता है, बहुत ही मतलब उनके कंपैरिजन में वो बहुत कम होता है। कारण क्या है, शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है D की फिलिंग के कारण, क्योंकि लेस इफेक्टिवली शील्ड कर पाती है D ऑर्बिटल डिफ्यूज होने के कारण, तो शील्डिंग में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। और D ऑर्बिटल भरती है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने के कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी जो वेरिएशन है वो कम हो जाता है। तो लिखिए रीजन, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस due to filling of D subshell in n-1 F और P के कंपैरिजन में यहाँ कम क्यों हुआ, उस वेरिएशन कम हुआ, कारण क्या है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ बढ़ रहा है, डी सबशेल भरी जा रही है n-1 में, इसीलिए। तो रीजन लिखिए, रीजन हो गया ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट increases due to filling of n-1 D subshell. तो n-1 D सबशेल की फिलिंग के कारण ये स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा। एट द सेम टाइम the effective nuclear charge also increases. It is
ड्यू टू काउंटर इफेक्ट, दोनों के काउंटर इफेक्ट के कारण, इट इज ड्यू टू काउंटर इफेक्ट ऑफ शील्डिंग, काउंटर इफेक्ट ऑफ shielding effect and increased nuclear charge। दोनों के काउंटर इफेक्ट के कारण ऐसा होता है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं करता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो बच्चों सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना, इन जनरल इंक्रीज अलोंग ए पीरियड बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज फॉर द सक्सेसिव एलिमेंट्स इज मच हायर। यानी अगर हम सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज की बात करें तो इन जनरल बढ़ती है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फर्स्ट में दो सक्सेसिव एलिमेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। और लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस आर ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम द रेगुलर इंक्रीज, यानी जो रेगुलर इंक्रीज है उससे कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं। तो ये सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज में क्या क्या एक्सेप्शंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। फ्रॉम क्रोमियम टू Mn, and from copper to zinc डिक्रीज। यानी क्रोमियम से Mn की कम होती है और कॉपर से जिंक की कम होती है, जबकि होनी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड क्या कह रहा है, ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा होनी चाहिए तो हम इसी का रीज़न खोजेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो रीज़न मिलेगा हमको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम क्रोमियम टू Mn एंड फ्रॉम कॉपर टू जिंक डिक्रीज। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है। तो अगर हम क्रोमियम और Mn की बात करें तो क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 24 इलेक्ट्रॉन मतलब आर्गन एंड 4s1 एंड 3d5, ठीक है। और फर्स्ट IE1 यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा -1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक ये बन जाएगा क्या, Cr+। और जब ये Cr+ बनेगा तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन एंड 4s में 0 एंड 3d5। अभी एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो गए। अब जब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात होगी IE2 और 1 मोर इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब ये बन जाएगा Cr3+। अब Cr3+ बनने Cr2+ बनेगा, है ना। तो Cr2+ बनने के लिए अब इसको क्या करना होगा, जो इसका एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है Cr2+ बनने के लिए। देखो यानी अब Cr2+ बनने के लिए 4s0 3d4 हो रहा है, यानी एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो IE2 जो होगी वो मच मोर हायर होगी। इसीलिए क्रोमियम के सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी Mn से कम हो जाती। अगर Mn की कंपैरिजन करें हम तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 25 मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन एंड 4s2 3d5। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से गया तो ये बन गया Mn+, -1 इलेक्ट्रॉन। Mn+ बन जाने से क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कंडीशन Ar 4s1 3d5, ये हाईली अनस्टेबल हो गया। ये हाईली अनस्टेबल से सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी एक और इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देगा -1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे होगी IE1, और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे होगी IE2 खर्च। तो यहाँ पे जब Mn2+ बनेगा तब ये स्टेबल हो जाएगा 4s0 एंड 3d5।
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है तो ये कम एनर्जी में चला जाएगा, यानी IE2 कम होगी। ये कारण है कि Cr की IE2 से Mn की IE2 इज लेस। ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया। इतना लंबा ना लिखने के बजाय आप सीधे से सीधे इसका आंसर, हाँ टाइम है तो इसको भी लिखिए, नहीं तो सीधा ये लिखिए कि इससे इसमें जाना है, नहीं तो ये भी मत लिखिए, आप सीधे सीधे 2 लाइन में आंसर लिख दीजिए। बट जब भी ऐसा कोई रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है ज़्यादा है, तो आप तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको इसका जल्दी से आंसर सभी चीज़ों का मिलता है, इसीलिए आपका ये PDF में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, तो बिकॉज आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, chromium and copper acquire a stable configuration. ऐसा ही बिल्कुल कॉपर के साथ होगा जैसा क्रोमियम के साथ हुआ। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाया, क्रोमियम एंड कॉपर एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम का D5 हो जाएगा एंड कॉपर का D10 हो जाएगा। D5 का क्रोमियम कैसे होता है ये मैंने आपको लिख के बताया, कॉपर का आप अपने आप लिख लेंगे। एंड द removal of second electron is very difficult. Thus, the order of IE2 is, यानी वैनेडियम का ज़्यादा होगा, वैनेडियम से क्रोमियम का ज़्यादा होगा और क्रोमियम से Mn का ज़्यादा ना होके कम होगा। यानी कि जो क्रोमियम है, क्रोमियम का वैनेडियम से भी और Mn से भी दोनों से ज़्यादा होगा ये। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो पूछा जाता है कि भाई क्रोमियम हैज़ हाई सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन वैनेडियम एंड Mn। बढ़िया क्वेश्चन हो गया ये। सेम थिंग वहां पर जाएगी कॉपर वाले में। ठीक है, and 28 nickel is greater than nickel is lesser than copper and zinc। यानी कॉपर का निकल से भी ज्यादा है और जिंक से भी ज्यादा है। यानी क्वेश्चन एक्सेप्शनल, ये केस एक्सेप्शनल हो गया। कॉपर से जिंक का ज्यादा होना चाहिए था सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन नहीं है तो आप तुरंत इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखेंगे। यहाँ पर कॉपर जो आ रहा होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद ये D10 कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, ये D10 हो गया और ये रिमूवल ऑफ एक इलेक्ट्रॉन के बाद S1 एंड D10 हुआ। तो अब S1 में हाईली अनस्टेबल हो गया और ये यहाँ पे स्टेबल है क्योंकि इसके S में 0 है और D10 है। तो ये स्टेबल होगा तो इसका सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी हाई हो जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए क्योंकि हाईली अनस्टेबल है, तो इजीली एक इलेक्ट्रॉन दे करके D10 कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा, 4s0 D10 कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। ठीक है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि कॉपर से जिंक की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ सेकंड आयनाइजेशन मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए दूसरा एक्सेप्शन देखते हैं क्या है यहाँ पर। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी,
यानी IE3 की बात करें तो ऑफ Mn इज वेरी हाई। यहाँ पे थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी IE3 फॉर Mn इज वेरी हाई। कॉमन सेंस की बात है, मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन Mn का निकालेंगे तो बहुत हाई हो जाएगा। क्यों हाई हो जाएगा? तुरंत आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना चाहिए। Mn क्या है? Mn 27 है। 27 का मतलब हुआ आर्गन, आर्गन के बाद 4s2 एंड 3d7। अब अगर Mn2 प्लस ये बन जाता है 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, तो ये बचेगा आर्गन 3d7, यानी आर्गन एंड हाईली स्टेबल, सॉरी 3d7 Mn25 है बेटा, Mn25 है, 27 तो कोबाल्ट का होता है ना, तो 3d5। तो 3d5 में ये कैसे हो रही है? हाफ फील्ड हो रही है, यानी एक्स्ट्रा स्टेबल हो रही है। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है और उसके बाद 3d5 है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो गई 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। अब अगर तीसरा निकाला जाएगा तो इसके एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से तीसरा निकल रहा है, इसलिए बहुत ही हाई है, वेरी हाई है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। तो मतलब जहाँ कहीं भी कॉमन सेंस की बात है, आपने क्या सीखा? जहाँ कहीं भी इस तरीके के रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, आपका दिमाग तुरंत चलना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई क्लू नहीं मिलता है तो कहीं कहीं पर क्लू आपको कहाँ से मिलेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। 4f की फिलिंग हो रही है या उधर 5f की फिलिंग हो रही है, तो वहाँ से थोड़ा बहुत क्लू मिलेगा। यही 2 चीज़ें हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए लिखिए, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इज वेरी हाई बिकॉज द थर्ड electron has to be removed from stable half-filled 3d orbital. Stable half-filled 3d orbital, ठीक है। ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ ये वाला आप कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे, जो हमने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं IE3। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है? ये है एक्सेप्शन सी, IE3 फॉर चेंज ऑफ Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस चेंज के लिए IE3 इज वेरी स्मॉल। रीजन क्या होगा इसका? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए फटाफट दोनों का। आयरन होता है 26, आयरन 26 का मतलब हुआ आर्गन, आर्गन के बाद 4s2 एंड 3d6, ठीक। अब जब ये Fe2 प्लस बन जाएगा तब ये होगा Ar एंड 4s2 के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 3d6, 3d6 है। Fe3 प्लस बनने के लिए यानी एक और इलेक्ट्रॉन जब जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तब IE3 खर्च होगा। तो IE3 बहुत कम लगेगा, क्योंकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट होने के लिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 होना चाहिए। तो 3d5 यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया, इसीलिए Fe2 प्लस से Fe3 प्लस जाने के लिए जो IE3 है वो बहुत कम है, इज वेरी स्मॉल। क्लियर हो गया?
ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसा है, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए IE3 इज वेरी लेस, Fe2+ से Fe3+ में जाने के लिए। वैसे कॉमन सेंस की बात क्या होती है कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड ज़्यादा होती है और सेकंड से थर्ड ज़्यादा होती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस का बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन रिमूवल के बाद प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए, प्रोटॉन उतने ही है। तो IE2 IE1 से ज़्यादा और IE2 से ज़्यादा IE3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, IE3 ज़्यादा न होकर के कम हो गया, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe3+ का होता है, इसलिए Fe2+ जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन दे करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बदल जाएगा, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस। तो लिखिए इज वेरी स्मॉल बिकॉज लॉस ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन give the stable configuration of 3d5. Of 3d5. So hence IE3 is very less or iron 26 Fe2+ is very less than Fe3+. Fe2+ then Mn2+. Mn2+ की बहुत ज़्यादा होगी IE3, ये ठीक है। IE3 Mn2+ की बहुत ज़्यादा क्यों होगी, कंपैरिजन कर लो Mn2+ बनाने के लिए। ये 25, तो Mn का देखिए, Mn की IE3 क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि Mn होता है 25 मतलब हुआ आर्गन 4s2 एंड 3d5, ठीक है, ऑलरेडी स्टेबल है। अभी इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये Mn2+ बनेगा, Mn2+ बनेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन, और आर्गन के बाद 3d5। अब इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा -1 इलेक्ट्रॉन, और उस समय इसकी IE3 खर्च होगी, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए, इसीलिए 25 Mn2+ की, या हम कहें Mn2+ से Mn3+ में बदलने के लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा है। क्लियर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यहाँ अंतर क्या है, Fe2+ से Fe3+ में बदलने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत स्मॉल है, जबकि ये दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आपको मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ डिस्कस कर दिए कि Fe2+ से Fe3+ में बदलने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही कम क्यों है, यानी IE3 होगा यहाँ पे, हाँ लिखा हुआ है IE3। इसी तरह से IE3 फॉर Mn इज वेरी हाई, सिंपल क्वेश्चन। यह क्वेश्चन हो गया कि एक्सप्लेन करिए IE3 फॉर Fe इज वेरी लो एंड IE3 फॉर Mn इज वेरी हाई। मतलब IE3 का मतलब क्या हुआ, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, तो ये ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्टेबल है 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, इसलिए। और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कैसा था, अनस्टेबल था, क्योंकि यहाँ 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 3D में 6 इलेक्ट्रॉन के कारण ही अनस्टेबल। समझ में आया, 3D में 6 इलेक्ट्रॉन के कारण ये अनस्टेबल है। एक इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो यहाँ 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तब ये स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ये इजीली स्टेबल हो जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है, ये ऑलरेडी स्टेबल है तो अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती खींच के निकालना पड़ेगा, इसीलिए तो यहाँ पे ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, इसलिए। देन नेक्स्ट है, फॉर कॉपर, निकल एंड जिंक हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए और आंसर ढूंढिए।
तो नेक्स्ट एक्सेप्शन हो गया डी। डी में क्या है? फॉर कॉपर, निकल एंड जिंक, IE3 वैल्यू इज वेरी हाई। इसीलिए ये सब क्या देते हैं? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 देते हैं। हेंस ऑल 3 शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ठीक है। जिंक में सिंपल है, 4s इलेक्ट्रॉन। जिंक क्या है? 10 कॉन्फ़िगरेशन है, s2 एंड d10। और s2 एंड d10 3d10 है। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3d10 बचेगा, तो हाईली स्टेबल हो गया। हाईली स्टेबल हो गया तो अब ये नहीं देगा। ऐसे ही निकल के लिए भी +2 ज्यादा स्टेबल है और कॉपर के लिए भी +2 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि IE थर्ड की वैल्यू इनकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। द नेक्स्ट वन है IE फॉर फर्स्ट मीन्स IE1 फॉर 5D सीरीज एलिमेंट्स आर हायर। IE1 for first ionization enthalpy, IE1 का मतलब हुआ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी of 5D series element are higher as compared to those of 3D and 4D elements। यानी अगर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज IE1 जो है वो 5D सीरीज एलिमेंट्स की हायर होती है एज कंपेयर टू 3D एंड 4D सीरीज। तो ध्यान करिए, कल आपने पढ़ा था 3D, 4D एंड 5D। ये 3D सीरीज में 3D की फिलिंग हो रही है, यहाँ 4D की फिलिंग हो रही है, और यहाँ 5D की फिलिंग के पहले एक और ऑर्बिटल भरी जा रही है। कौन सी ऑर्बिटल भरी जा रही है? 4f भरी जा रही है। तो 4f मोटी तगड़ी डिफ्यूज ऑर्बिटल होती है। डिफ्यूज ऑर्बिटल होती है तो ऑर्बिटल्स की भीड़ में घुस करके न्यूक्लियस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीचों बीच में घुस करके न्यूक्लियस को इफेक्टिवली शील्ड नहीं कर पाती है। इफेक्टिवली शील्ड नहीं कर पाती है, इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। यानी न्यूक्लियस ज्यादा ताकत से बैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है यहाँ पे 5D सीरीज में। ठीक है ना। ये क्या है? 3D 4D क्या है? ये सीरीज है, डोंट बी कंफ्यूज। 3D सीरीज की बात हो रही है, सीरीज की बात हो रही है। ये बात 4D सीरीज में ऐसा होता है, 4f की सिर्फ 4D की फिलिंग हो रही है, और 5D सीरीज में 5D से पहले 4f की फिलिंग होने के कारण 4f की पुअर पेनिट्रेशन पावर होती है, लेस इफेक्टिवली शील्ड कर दी है न्यूक्लियस को, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। वहीं पे जिसको हम क्या कहते हैं? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। वो उसके कारण यहाँ पर क्या हो जाता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। तो लिख सकते हैं आप, बिकॉज वीक शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय 4f इलेक्ट्रॉन। weak shielding of nucleus by 4f electrons in 5D series। देखिए, आपके लिए पूरे चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बस आपको याद करना है, तो सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली होते हुए चले जाए, आपके दिमाग में एकदम क्लिक होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पढ़ो आपके दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लिक होना चाहिए एकदम से, जल्दी से, स्पीड में, है ना। by 4f electrons in 5d series, elements results in greater effective nuclear charge acting on the outer valence इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट चलते हैं दूसरा एक्सेप्शन। क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रोमियम टिपिकल हार्ड मेटल है बट मरकरी इज ए लिक्विड। ठीक है, कौन सा है ये एक्सेप्शन? ये क्वेश्चन है, एक्सेप्शंस आपके अब खत्म हो गए, तो अकाउंट फॉर करके ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या रीजन दीजिए ऐसे करके आ सकता है कि अकाउंट फॉर। कई बार बच्चे अकाउंट फॉर का ही मतलब नहीं समझ पाते हैं ना। अकाउंट फॉर का मतलब होता है रीजन बताइए, है ना। तो क्रोमियम इज ए टिपिकल हार्ड मेटल। Chromium is a typical hard metal, but mercury is a liquid. क्या कारण हो सकता है बच्चे? देखो, मेटलिक बॉन्डिंग का कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 3d5 इलेक्ट्रॉन, और मरकरी की डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड है। क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? एफ का 1 इलेक्ट्रॉन और डी के 5 इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी वहां पर। क्रोमियम मेटल में मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी इन कंपैरिजन टू मरकरी। मरकरी में केवल 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट केवल एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। 6s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, मरकरी में। तो रीजन क्या हो गया इसका? मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने का रीजन हो गया। So chromium has 5 unpaired electrons. Chromium have 5 unpaired electrons in the d subshell. यानी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? आर्गन एंड 4s1 3d5। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और ये सब पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग। लेकिन उसमें क्या है? हेंस metallic bonding is strong, while in Hg all the d orbitals are
फुली फिल्ड। ठीक है, मरकरी का क्या होगा 5d10 6s2 ज़ेनॉन की बात है ना। आर्गन कैसे हिसाब लगाएंगे, जन कट मर, यहाँ पे 3d भरी जा रही है, यहाँ 4d भरी जाएगी, यहाँ 5d भरी जाएगी, 5d से एक ज़्यादा 6s2, और यहाँ पे क्या था, आर्गन था क्रिप्टन ज़ेनॉन। ठीक है, तो ठीक है, ज़ेनॉन 5d10 6s2 कॉन्फ़िगरेशन है इसके कारण, तो यानी 5d10 फुलफिल्ड है यहाँ पर, तो मेटालिक बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी, क्योंकि ओनली s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। So only s electron participate in the bonding. Hence, metallic bonding is very weak. सपोज आपसे कोई क्वेश्चन पूछता जाए, कोई आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए और पूछा जाए कि आपसे कौन सा ज़्यादा ये कलर्ड आयन होगा, कौन सा वाइट होगा या कलरलेस होगा, तो आप कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे फटाफट से आयन का, और जो आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा डी में वो कलर्ड होगा, और जिसमें डी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होंगे सारे वो कलर्ड नहीं होगा, या फिर डी खाली होगी वो भी कलर्ड नहीं होगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ लिख लीजिए कि ऐसे पूछा जाता है कि कौन, सपोज ये क्वेश्चन है, ये टास्क हो गया आपका, ये आपको करके लाना है। चलिए देती हूँ, ऑफ आयंस Ag प्लस CO2 प्लस एंड Ti4 प्लस, ये होमवर्क क्वेश्चन हो गया। ऑफ आयंस Ag प्लस एंड CO2 प्लस एंड Ti4 प्लस, which one will be colored in aqueous solution? इनमें से कौन एक्वस सॉल्यूशंस में कलर्ड होगा, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हो गया बी पार्ट, वो है इफ ईच वन ऑफ द अबव आयनिक स्पीसीज in turn placed in a magnetic field how will it respond and why? अब कई बच्चों को तो क्वेश्चन ही सिर के ऊपर से निकल गया होगा, है कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा मतलब आपको ये बताना है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर क्या शो करेगा। मैग्नेटिक बिहेवियर दो ही होते हैं, या तो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कब शो करेगा उसका तुरंत देखिए, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक होगा। तो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, डी ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो बोलते हैं, क्या बोलेंगे कि डायमैग्नेटिक होगा, और डी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उन्होंने हिसाब लगा लिया 2 दूनी 4 यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो आपको ऐसे हिसाब लगाना है कि डी में डी 5 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे देखना है। या D6 है तो D6 में क्या होगी कंडीशन, D6 कॉन्फ़िगरेशन है तो कंडीशन ये होगी 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन।
इस तरह से, तो वो आपको इस तरह से बताना होता है डी ऑर्बिटल में ध्यान से देख करके। तो सबको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और किस तरह से रेस्पॉन्ड करेंगे, मतलब आपका जवाब होगा कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं डी में, या डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, या डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, या डी में फुल फिल्ड है, ये रीजन होगा। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे जवाब देना होगा। ये A+ ग्रेड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन टास्क आपको करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है, ठीक है। अब यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इन 3D ट्रांजिशन सीरीज। The paramagnetic character in 3D transition series elements increase up to mm. And then decrease, mn तक बढ़ता है और उसके बाद डिक्रीज शुरू हो जाता है क्यों? एक्सप्लेन करिए, ठीक है। जब हम स्कैंडियम से Mn तक जाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ता जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ रहा है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ रहा है। और Mn तक जाते हैं तो डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Mn के डी में, ठीक है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Mn के डी में ही मैक्सिमम होगा। Mn के बाद क्या होता है, पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाती है। पेयरिंग डी में स्टार्ट हो जाएगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी कम हो जाएगा। दैट इज द रीजन। चलिए लिख लीजिए आप इसको। एज वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम to Mn, the number of unpaired electrons increase. The number of unpaired electrons increase, and hence the paramagnetic character also increases. After Mn क्या हो जाता है, pairing of electron in 3D. Pairing of electrons in 3D subshell start. And number of unpaired electrons decrease, hence paramagnetic character also decrease.